मुंह से गलियारे में भाग रही थी। भागते हुए वो एक बड़े से घर के सामने पहुंची। वो घर अबीर का था। घर के बाहर बैठे गार्ड से प्रांजलि ने कहा, मैं अबीर से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने दो। माफी चाहता हूँ मैडम, सर ने कहा है कि प्रांजलि मैडम को और कुत्तों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, बाहर बैठे गार्ड ने कड़क आवाज में कहा। ये सुनकर प्रांजलि के दिल को धक्का सा लगा और वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, अबीर बाहर आओ, मुझसे बात करो, दादाजी की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। जब तक मैं नींद से जागी तब तक दादाजी मर चुके थे। प्रांजलि अबीर के घर के बाहर खड़ी होकर चीख रही थी, इस उम्मीद से कि अबीर उसे सुन ले। दोनों गार्ड्स बिना कुछ कहे उसके जख्मी चेहरे को घूर कर देखने लगे। ये सब भूल जाओ। एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। ये आवाज एक 27 साल की लड़की की थी। वो लोहे के गेट के पीछे खड़ी थी। वो देखने में लंबी और पतली थी। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले ही दादाजी हमें छोड़कर चले गए और अभी उसे शांति की जरूरत है। ये लड़की अबीर की वाइफ के तौर पर जानी जाती थी, जिसे प्रांजलि अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी। 5 साल पहले प्रतिभा को अबीर के साथ उसकी बाहों में जकड़े देखा गया था। तभी से मीडिया और बाहरी लोगों की नजरों में प्रतिभा असली मिसेस बैनर्जी बन गई थी और दूसरी तरफ प्रांजलि केवल एक सर्वेंट की तरह थी। प्रतिभा धीमे कदम से सीढ़ियां उतरने लगी। गार्ड्स ने उसके आते ही रिस्पेक्टफुली गेट खोला। दोनों लड़कियों के साथ गार्ड्स का ये बिहेवियर देखकर प्रांजलि को प्रतिभा से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। तुम दोनों जाओ, मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और फिर वहां से चले गए। मैंने दादाजी को नहीं मारा, प्रांजलि ने उदास चेहरे के साथ कहा। मुझे पता है तुमने नहीं मारा, कहते हुए प्रतिभा मुस्कुराई और गेट के बाहर चली गई और जाकर पास ही बने एक पूल के किनारे बैठ गई। अबीर के घर के सामने एक गली थी। गली के दूसरी तरफ एक पूल था और वहां रोशनी न होने की वजह से ये बताना मुश्किल था कि प्रतिभा अभी कहाँ खड़ी थी। प्रांजलि को उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो प्रतिभा के करीब गई और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुमने दादाजी को नहीं मारा, मैंने तो तुम्हें बेहोश कर दिया था, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माय डियर? प्रांजलि ने अपनी आंखें चौड़ी करके प्रतिभा को देखा। ओह, तो ये तुमने किया? श्श, प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए प्रांजलि के होठों पर उंगली रख दी। प्रांजलि ने उसकी उंगली हटाते हुए कहा, तो वो सच में तुम थी? दादाजी तो तुम्हें पसंद करते थे, फिर क्यों? पसंद करते थे? प्रतिभा ने चौंक कर कहा, अगर ऐसा होता तो आज अबीर की पत्नी मैं होती, तुम नहीं। वो बूढ़ा आदमी मुझे तब से जानता था जब से मैं एक छोटी लड़की थी, लेकिन उस बुढ़े ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम धोखेबाज हो। मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी, प्रांजलि ने चिल्लाते हुए कहा। प्रतिभा को इस बात का जरा भी डर नहीं था। प्रांजलि के पलटते ही प्रतिभा मुस्कुराई और बोली, जैसे कि लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। ये सुनकर प्रांजलि जहां थी वहीं रुक गई। जैसे ये तब हुआ था जब तुम सबको समझाने की लाख कोशिश करती थी कि अबीर को ड्रग्स तुमने नहीं दिए हैं, लेकिन तुम पर किसी ने यकीन नहीं किया। याद है ना? या सब भूल चुकी हो? प्रतिभा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। प्रांजलि झट से पलटी और प्रतिभा को गुस्से से भरी नजरों से देखने लगी। प्रतिभा उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर खुश हो रही थी और उसने आगे कहना शुरू किया, और जैसे तुमने कहा था कि तुमने आग नहीं लगाई पर किसी ने भी तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा मतलब क्या है प्रतिभा? प्रांजलि को सच का अंदाजा हुआ और उसने झट से कहा, तो वो तुम थी? वो सब तुमने किया? हाँ, ये सच है, वो मैं थी, प्रतिभा ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों? तुमने ये सब क्यों किया? प्रतिभा ने पूछा।
क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरा घर छोड़ा था और स्टोव लीक हो गया था? तुमने कहा तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। और बाद में जब अबीर को किडनैप कर लिया गया था और उसे एक गोदाम में लगभग जला दिया गया था, सभी ने देखा कि मैंने उसे बचाया, लेकिन तुम तो साइड में बेहोश मिली थी और कह रही थी कि तुमने आग नहीं लगाई, लेकिन किसी ने माना। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर प्रांजलि दुखी हो गई थी। उसने अबीर को आग के सामने से धक्का देकर हटाया था, लेकिन वो खुद उस समय भाग नहीं पाई थी। आग ने न सिर्फ उसके चेहरे बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। प्रांजलि जैन घर की अडॉप्टेड बच्ची थी। जब वो 18 साल की उम्र में अपने परिवार के पास लौटी तो उसे पता चला था कि जिस लड़के से वो शादी करेगी उसका नाम अबीर है। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि अबीर का एक बचपन का प्यार है जिसका नाम प्रतिभा है। 20 साल की उम्र में उससे शादी हो जाने के बाद उसका कंपैरिजन अक्सर प्रतिभा से किया जाता था कि प्रतिभा एक रेप्यूटेड और गुड गर्ल थी, जबकि प्रांजलि रूड थी। प्रतिभा खूबसूरत थी, जबकि प्रांजलि का नेचर धोखेबाज किस्म का था, चीटर। प्रतिभा ने अब्रॉड में पढ़ाई की और इंडिया लौट आई। दूसरी तरफ प्रांजलि ने कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं की थी और उसकी अबीर से शादी हो गई थी। उसने 18 से 25 की उम्र में प्रतिभा को एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रतिभा ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हर कोई जानता था कि प्रतिभा को भड़काने के लिए प्रांजलि ने अपनी शादी की रात अपने पति को ड्रग्स दिए थे। उसने वो आग भी लगाई जिसने प्रतिभा को लगभग मार डाला था। प्रतिभा को गलत साबित करने के लिए वो जानबूझकर अपने बच्चे को खोने के लिए सीढ़ियों से गिर गई थी। प्रांजलि ने अपने आप को अबीर के लिए राइट चॉइस प्रूव करने के लिए ऐसी कई चीजों का सहारा लिया जिससे लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। जब वो अबीर को बचाने के लिए देर तक उसके पास रुकी रही और बीमार हो गई तो लोगों ने कहा कि वो दिखावा कर रही है। जब उसने अबीर के पेट दर्द को ठीक करने की कोशिश की और खाना बनाना सीखा तो लोगों ने कहा कि वो संस्कारी है। जब उसने अपने दादाजी के परपोते की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की और घर पर रही तो लोगों ने कहा कि वो आलसी है। प्रांजलि के परिवार के बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद लोगों ने कहा कि वो सोसाइटी के लिए खराब लड़की है। यहाँ तक कि अबॉर्शन होने के बाद लोगों ने कहा कि उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, कि वो माँ बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसके बच्चे को भी भगवान ने उससे दूर कर दिया। बाद में प्रांजलि को धीरे धीरे लगने लगा कि प्रतिभा हमेशा से सही थी और वो हमेशा से गलत। कल सुबह जब वो उठी तो उसने अपनी पहली मंजिल की सीढ़ियों पर दादाजी को मरा हुआ पाया। वो दूसरी मंजिल पर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। अब पुलिस आ चुकी थी और उसे ही असली हत्यारा माना जा चुका था। पापी, तुमने ऐसी साजिश क्यों रची? प्रांजलि ने पागलों की तरह प्रतिभा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रतिभा ने मार्शल आर्ट सीखा था। उसने चकमा दिया और प्रांजलि को उस पूल में ही धक्का दे दिया। प्रांजलि ने पानी में खुद को बचाने की कोशिश की, पर पानी में गिरने से खुद को नहीं संभाल पाई। वो मदद की गुहार लगाने लगी थी। बचाओ, बचाओ! पानी से बुलबुले उठने लगे। प्रतिभा ने उसे किनारे से देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, तुम शांति से जाओ, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और अब मैं मिसेस बैनर्जी बन जाऊंगी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। इधर प्रांजलि को लगा जैसे वो एक नाव बन गई है। तालाब की वो लहरें उसे अपने साथ कहीं बहा ले जा रही थी। वो लहरों पर ऊपर नीचे हो रही थी। फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि वो एक विशाल ज्वालामुखी से जा टकराई हो, गर्म, बहुत गर्म। उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस ज्वालामुखी के करीब जाना चाहती है। फिर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे हवा में उछाल दिया गया हो। ऐसे लगा जैसे कुछ टूट गया हो। वो फुसफुसाई, आ!
ज्वालामुखी के फटने के दौरान उसे रोका नहीं जा सकता था। प्रांजलि को लगा जैसे उसका पूरा शरीर फटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। प्रांजलि ज्वालामुखी की ताकत के तले कमजोर पड़ चुकी थी। ज्वालामुखी ने भी उस पर कोई दया नहीं दिखाई थी और पूरे जोर के साथ प्रांजलि ने होठों पर किस किया और इस किस के साथ ही अचानक उसका सारा दर्द जैसे गायब हो गया। उसे एक अजनबी सी खुशी का एहसास हुआ। उसे अच्छा लगने लगा। जो कुछ हुआ था उसके बाद अब माहौल थोड़ा शांत हो गया था। प्रांजलि धीरे धीरे होश में आने लगी। उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। उसने पलकें झपकाई और अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसने देखा कि लकड़ी की प्राचीन नक्काशीदार कलाकृतियां छत पर लटकी हुई थी। वो देखते ही समझ गई कि ये अबीर का पुराना घर है। प्रांजलि अचानक उठकर बैठ गई। उसे सोचकर दुख हुआ कि वो खुद की मदद नहीं कर पाई, बल्कि उसे मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। चौंकने वाली बात ये थी कि प्रांजलि को लगा कि वो न्यूड है। उसके सीने और गले पर नीले निशान थे जो बहुत डरावने दिख रहे थे। अचानक उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि उसके बगल में कोई और लेटा हुआ था। प्रांजलि डर गई और कंबल के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत इंसान था। उसकी खूबसूरत आंखें प्रांजलि का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, प्रांजलि उसकी आंखों में खो गई। वो ये चेहरा था जिसे देखकर वो कभी नहीं थक सकती थी, चाहे उसने ये कितनी ही बार देखा हो। उसकी आंखें अंधेरी रात की तरह गहरी थी। प्रांजलि को देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इस वक्त अबीर ऐसा दिख रहा था मानो कि वो सिर्फ 25 या 26 साल का हो। प्रांजलि थोड़ी डरी हुई थी। अबीर ने उसके चेहरे के पास आते हुए उसकी बाहों को पकड़ लिया। वो उस पर चिल्लाया, प्रांजलि, तुमने मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत कैसे की? ये सब उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। पिछले जन्म में जब प्रांजलि ने उनकी शादी की रात अबीर के साथ बिताने के लिए तय की थी, तो अबीर ने ठीक यही बात की थी। प्रांजलि ने उसकी ओर देखा और कहा, डोंट वरी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उनके डिवोर्स के बाद अबीर ने उसे एक मोटी रकम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी दी थी। अगर प्रतिभा ने प्रांजलि के घर में उस रात उसके दादाजी को नहीं मारा होता तो ये कभी नहीं होता। वो पानी से तो बच गई थी, लेकिन प्रांजलि को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति उससे मिलना चाहेगा। उसे ये भी प्रतिभा की ही कोई और बुरी चाल लग रही थी। उसे नहीं पता था कि प्रतिभा के शब्दों का अबीर पर किस तरह का असर था। उसने अबीर से पूछा, तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊं? ये लड़की जिसने उसके साथ सोने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, अब वो उसे ड्रग्स देने और उसके साथ सोने के बाद उसे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रांजलि पर एक गहरी नजर डालने के बाद अबीर को लगा कि वो मजाक नहीं कर रही है। वो हमेशा जैसी गुस्सैल नहीं थी। वो शांत थी, जैसे वो उदासी से गुजर रही हो। उसके पास जो बचा था वो सिर्फ और सिर्फ दुख था। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद अबीर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कौन सी नई तरकीबें लगाने की कोशिश कर रही हो? पहले तुमने मुझे ड्रग्स देने की कोशिश की और अब तुम क्या पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो? उसकी आवाज सुकून से भरी थी, लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द चुभने वाला था। उसके सामने बैठी लड़की की स्किन काफी गोरी और चिकनी थी। उसकी आंखें चौड़ी और गहरी थी, बिल्कुल एक काले अंगूर की तरह। वो उसे न जाने क्यों एक खोए हुए हिरण की तरह घूर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। प्रांजलि ने अपने हाथ दूर खींचने की कोशिश की। जब वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके शरीर से कंबल फिसल गया। अबीर की आंखों ने उसके शरीर को देखा।
अचानक उसे ऐसा लगा जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हो, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। अबीर ने अपनी आंखों को दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन कंबल के नीचे एक उभार दिखाई दिया। प्रांजलि शर्मा गई और अपने आप को ढकने के लिए कंबल पकड़ लिया। वैसे तो उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वो उस समय एक बार ही एक दूसरे के इतने करीब आए थे। ये बस इसलिए था क्योंकि प्रतिभा ने उसे ड्रग्स दिए थे, और तब से अबीर ने उसे एक वायरस की तरह देखा। वो उसके साथ एक कमरे में सोता भी नहीं था, छूना तो दूर की बात है। अबीर के सामने बिना कपड़ों के बैठी प्रांजलि शर्मा गई। मुझे जाने दो अबीर, क्या तुम मेरी जैसी बदसूरत लड़की के साथ सोओगे? क्या तुम्हें प्रतिभा ने सैटिस्फाई नहीं किया? प्रांजलि ने पूछा। प्रतिभा? और तुमने क्या कहा? तुम बदसूरत हो। अबीर मुस्कुराया। उसने उसकी घबराई हुई आंखों और फिर उसकी सीधी नाक को देखा। उसके होंठ थोड़े गीले और कोमल थे। इन सब बातों ने उसे उसका फर्स्ट किस याद दिला दिया था। अपना गला सूखा महसूस करते हुए अबीर ने उसके होंठों को देखा और उसकी आंखें और गहरी हो गई। दूसरी ओर प्रांजलि ने इंसल्टेड फील किया। अगर ये प्रतिभा के लिए नहीं होता तो उसका चेहरा क्यों बर्बाद होता? जाने दो। प्रांजलि हैरान हो गई, लेकिन अबीर उसकी सांस को महसूस करने में मदद नहीं कर सका। हिलना बंद करो, उसने कहा। हाँ, प्रांजलि ने कहा। तुम्हें प्यार चाहिए? जाओ प्रतिभा के पास। तुम मेरी जैसी बदसूरत लड़की के साथ क्यों सोना चाहते हो? तुम स्टेबल नहीं हो। ये कहते हुए प्रांजलि अचानक रोने लगी। इतने सालों तक हर कोई प्रतिभा से उसको कंपेयर करता था। वो कभी जीत नहीं सकती थी। प्रतिभा महल की प्रिंसेस थी और वो फर्श पर पड़ी धूल के बराबर थी। उसके लिए वो अच्छा एहसास नहीं था। अबीर की आंखें गहरी हो गई। उसने अपने हाथों को नीचे रखा और खुद को उसकी ओर लीन होने दिया। अगर मैं प्रतिभा के पास जाता हूं तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है? मतलब मेरी खुद की वाइफ की। प्रांजलि शॉक हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। वाइफ? अबीर ने उसकी तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखा। उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बस इसलिए कहा कि हम एक दूसरे के साथ रह सकें। तुमने मुझे ड्रग्स देने की पूरी कोशिश की और अब ऐसा कह रही हो? हाँ, मैंने नहीं। प्रांजलि चिल्ला उठी। अबीर ने उसकी बातों को अनदेखा किया और उसके हाथ पर दोनों अपनी उंगलियों को रखते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो कि लीगल वाइफ का क्या मतलब होता है? मधु जिम्मेदारियों से घिरी संस्कारी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसकी दुनिया उसके घर वाले थे। पर जब उसकी मुलाकात करण से होती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरानी की बात है, बिना कहे मोहब्बत का एहसास दोनों को है। करण के अतीत की वजह से क्या दोनों एक हो पाएंगे? क्या होगा इनका प्यार मुकम्मल? क्या था मंजूर महादेव को इन दोनों के लिए? डियर लवली लिसनर्स, जल्दी से सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक अनस्पोकन लव स्टोरी तेरे इश्क पर जा कुर्बान, ओनली ऑन पॉकेट FM। प्रांजलि ने उसे देखा और कुछ नहीं बोला। उसका हाथ पकड़े हुए अबीर ने उसे चूमा। प्रांजलि ने उसे चौड़ी आंखों से देखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अपनी सारी शक्ति खुद को छुड़ाते हुए प्रांजलि ने अपना सर घुमाकर कहा, अबीर, हम तलाकशुदा हैं, ये बलात्कार है। अबीर ये सुनकर रुक गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी भौहें तन गई। तलाक? उनकी शादी 3 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन ये महिला पहले से ही तलाक के बारे में सोच रही थी।
ये कौन सी चाल है? मुझे जाने दो। अबीर के रिएक्शन को नोटिस करते हुए प्रांजलि ने उसकी सारी शक्ति के साथ संघर्ष किया। उसने कहा, तुम गंदे हो, मुझे मत छुओ। अबीर शुरू से प्रतिभा के साथ था। भगवान जाने कितनी बार उसने प्रतिभा के साथ। उसी समय कमरे के बाहर कुछ खनकती आवाज के साथ किसी ने दरवाजा खटखटाया। अबीर, क्या तुम उठ चुके हो? ये प्रतिभा थी। अबीर ने खुद को शांत किया और दरवाजे की तरफ देखा। प्रांजलि ने मौका पाकर उसे किनारा कर दिया। जैसे ही अबीर का ध्यान हटा, प्रांजलि ने उसे बिस्तर के दूसरी तरफ कर दिया था। प्रांजलि ने कंबल को अपने ऊपर रखा और खुद बिस्तर में घुस गई। आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं अंदर आ जाती हूँ। प्रतिभा की आवाज मीठी और प्यारी थी। हालांकि केवल प्रांजलि ही जानती थी कि वो कितनी शातिर है। दरवाजा खुला। जब प्रतिभा ने अंदर देखने की कोशिश की तो अबीर ने उस पर एक लाल तकिया फेंका और कड़वाहट से कहा, चले जाओ। प्रतिभा कुछ भी नहीं देख पाई। उसका मुंह दरवाजे पर लटका था। अबीर ने पलट कर देखा। प्रांजलि कंबल के नीचे छुपकर देख रही थी और उसे ये सब काफी अजीब लगा। क्या चाल थी इस औरत की? प्रांजलि का चेहरा आंसुओं से भर गया था। उसने नीचे देखा, अपना सर घुमाया और अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि उसे अचानक पता चला कि उसका चेहरा बेहद कोमल था। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? इस चिंता में उसने अपनी त्वचा को छूना जारी रखा। यह कोमल थी। आग का कोई निशान नहीं बचा था। उसके बाद प्रांजलि ने कमरे की ओर देखा। वो लाल रंग से सजा था। पूरे कमरे में शादी की सजावट थी। बिस्तर, दरवाजे, यहाँ तक कि वो तकिया जो अबीर ने प्रतिभा पर फेंका था, सब कुछ लाल था। कंबल और लिनेन भी। प्रांजलि ने चादर की तरफ देखा। उस पर एक सूखा खून का दाग रह गया था। ये कैसे? पुराना घर, शादी की सजावट और खून के धब्बे। उसकी धड़कन तेज हो गई। प्रांजलि ने इसके बारे में सोचा और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अबीर को देखा और पूछा, ये कौन सा साल है और आज की तारीख क्या है? अबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ हो। हमारी 3 दिन पहले शादी हुई है और तुम एक अच्छी अभिनेत्री हो। प्रांजलि, मैंने तुम्हें कम आका। उसने जब प्रांजलि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बाथरूम की ओर चल पड़ा। प्रांजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खुद को होश में लाई। जो महिला उसे आईने में दिख रही थी वो खूबसूरत थी, नाजुक थी। उसकी चिकनी त्वचा पर कोई बदसूरत निशान नहीं था, एक भी नहीं। 20 साल की उम्र में भी वो थोड़ी जवान दिखती थी। हालांकि वो एक महिला बन गई थी। उसकी आंखें और उसकी भौहें चौड़ी थी। उसके अंडाकार चेहरे के बारे में सब कुछ आकर्षक था। उसके पास काफी ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट थे। अबीर से शादी करने से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रतिभा ने उसे सुझाव दिया था कि वो इन चीजों को खरीदे ताकि इससे प्रतिभा की तारीफ हो। उसने अपने पिछले जीवन काल में उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था। प्रतिभा के मार्गदर्शन में उसने लगभग सभी उत्पाद खरीदे जो उपयुक्त नहीं होने के बावजूद भी महंगे थे और वे सभी कचरे के डिब्बे में समा गए थे। अबीर ने ये सब देखा था। ये वो चीजें थीं जिसकी वजह से अबीर अपनी पत्नी से अधिक नफरत करने लगा था। जब भी प्रांजलि उन घटनाओं के बारे में सोचती थी उसे बहुत पछतावा होता था। वो अक्सर सोचती थी कि अगर उसे पिछली जिंदगी में वापस जाने का मौका मिले तो वो क्या करेगी। लेकिन उसे इस दिन की उम्मीद नहीं थी कि ये सब वास्तव में होगा। प्रांजलि चौंकी और फिर हंस पड़ी। फिर वो जोर से हंसी। आंसू उसके चेहरे को ढकने लगे। वो मर गई और फिर उसका पुनर्जन्म हुआ। अपने पिछले जीवन काल में उसने अबीर से 5 साल तक प्रेम किया और उसका इंतजार किया। एक सुशील बहू बनने के लिए उसने शिष्टाचार, संगीत उपकरण, विदेशी भाषाएं, वित्त और व्यवसाय प्रबंधन सीखा। उसने वो सब सीखा जो उसे पसंद था और जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि जितनी मेहनत उसने की थी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, केवल नफरत और ताने ही मिली। अपने पिछले जीवन काल में वो अबीर के लिए जी। अब उसके पास एक और मौका था और वो अब अपने लिए जिएगी। किसी ने दरवाजा खटखटाया जिससे प्रांजलि ख्यालों से बाहर आई। कौन है? कोई जवाब नहीं था, लेकिन प्रांजलि को पहले से पता था कि वो कौन है।
वो दरवाजा खोलने की जल्दी में नहीं थी। उसने अपनी अलमारी की ओर देखा। वो शानदार कपड़ों से भरी हुई थी। ये सभी प्रतिभा द्वारा लिए गए थे। प्रत्येक आइटम महंगा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी उम्र और लुक के लिए सुइटेबल नहीं था। प्रांजलि ने लंबा समय लगाया। अंत में उसने वही पहना जो वो पहनती थी। ये केवल एक साधारण ब्रांड था। हालांकि ये उसकी पहचान से मेल नहीं खाता, लेकिन उसकी उम्र और लुक के अनुकूल था। अपने कपड़े ढूंढते हुए प्रांजलि को याद आया कि उसने अंडरगारमेंट्स पहन लिए थे, जब अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से गर्मी फैलने लगी। प्रांजलि चौंकी। उसने अपनी पीठ दिखाते हुए छाती को ढक लिया। अबीर ने ब्लैक कलर का रेमंड सूट पहन रखा था। उसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी। उसके घुंघराले काले बाल थे। उसकी आंखें उसकी नग्न पीठ पर टिकी थी। उसकी कोमल त्वचा कुछ नीले निशान के साथ सबसे अच्छी त्वचा की तरह दिखती थी, जिससे उसे एहसास होता था कि उन्होंने एक अच्छी रात बिताई थी। सन्नाटा होते ही सब कुछ अजीब सा हो गया। अबीर हिल नहीं रहा था और प्रांजलि भी घूमने में शर्मा रही थी। तुम? दरवाजा फिर से खटखटाया गया। प्रांजलि कुछ बोलती उससे पहले अबीर ने नजरें फेर ली और कहा, इसे पहनो। अबीर ने दरवाजा थोड़ा खोला। जो बाहर था उसे देखकर वो भड़क गया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दरवाजे पर खड़े होकर प्रतिभा केवल प्रांजलि के चेहरे के आधे हिस्से को देख सकती थी। उसने अंदर देखने की कोशिश की और कहा, मैं यहाँ प्रांजलि को ढूंढने के लिए आई हूँ। क्या वो अभी तक नहीं उठी? हालांकि प्रतिभा की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन प्रांजलि उसकी भावना समझ गई। अपने पिछले जीवन काल में प्रतिभा अबीर के शावर के दौरान आ गई थी। तब प्रतिभा ने जोर से घोषणा की थी कि प्रांजलि ने अपने नवविवाहित पति को ड्रग्स दिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। अबीर, जो शुरुआत में सही था, प्रांजलि से अब और नफरत करता था। क्या आपको कुछ चाहिए? अबीर ने अपना सवाल दोहराया। प्रतिभा अनिच्छा से मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ छुपाने के लिए अपनी बाहें फैलाने का नाटक किया। उसने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। अबीर ने जल्दी से उसकी पीठ के पीछे उसके हाथ को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि वो पूछना नहीं चाहता था, प्रतिभा थोड़ा चिंतित थी। उसने एक चीज को फर्श पर फेंक दिया जो उसके हाथ में थी और वो टूट गई। प्रतिभा चीखी, सॉरी। फर्श पर क्या था? इसे देखते हुए अबीर ने तुरंत टूटी हुई बोतल पर नजर डाली। ये उस वक्त की सबसे महंगी वाइन थी। हालांकि अबीर ने ये कभी नहीं ली थी, पर उसने इसके बारे में सुना था और प्रतिभा उसे अपने साथ ले जा रही थी, जैसे कि उसे डर था कि अबीर को गलत न लगे। प्रतिभा ने जल्दी से उसके हाथ लहराए। अबीर, गलत मत सोचो, ये मेरा नहीं है। मैं इसे सिर्फ प्रांजलि के लिए रख रही थी। मेरे लिए क्या रख रही थी? प्रांजलि पीछे से उठी और दरवाजा खोला। जिस एंगल में प्रतिभा खड़ी थी, वो शादी के बिस्तर पर खून के धब्बे और गंदे बिस्तर की चादर को देख सकती थी। ये देखकर उसकी जलन अचानक बढ़ गई। प्रतिभा ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, ये कल आपने मेज पर छोड़ा था। मुझे डर है कि आंटी जी इसे देख सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ ले आई इसे। अबीर की नजर बिजली की बोल्ट की तरह प्रांजलि के चेहरे पर पड़ी। हालांकि उन्होंने उसके चेहरे पर कोई सबूत नहीं देखा। उसकी आंखें चमकीली और स्पष्ट थी, बिना किसी अशुद्धता के। प्रतिभा की बातें सुनकर वो हैरान लग रहा था। नीचे बैठकर उसने टुकड़ों को उठाया। ये क्या है? ये किसके लिए है? हालांकि उसने कह दिया था, प्रांजलि ने ये पहले ही पहचान लिया था कि ये क्या है। उसने आंखें नीची कर ली और शांत रही। उत्सुकतावश उसने प्रतिभा को मासूमियत से देखा। प्रतिभा थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन जल्दी से उसने अपना रिएक्शन बदला और कहा, बेशक मुझे पता नहीं है। मुझे क्या पता चलेगा कि इस तरह की चीज क्या है? इस तरह की चीज? प्रांजलि को और भी शक हुआ और जल्दी से पूछा, फिर इस तरह की चीज क्या है? मैं प्रतिभा ने दांत पीस लिए और बहुत आश्चर्यचकित महसूस किया। आज कैसे इस मूर्ख लड़की ने इतनी जल्दी प्रक्रिया दी? कुछ अलग सा लग रहा था। हालांकि ये क्या था? उसने नीचे देखा और देखा कि प्रांजलि का चेहरा थोड़ा शर्मा रहा था। उसकी कोमल त्वचा एकदम ताजा लग रही थी। 20 साल की उम्र में वो एक फल की तरह थी। उसकी जगह से प्रतिभा को प्रांजलि के कॉलर के नीचे नीले निशान दिख सकते थे। प्रतिभा ने अपने दांत पीस लिए और बेहद जलन महसूस की।
ये वही बोतल थी जिसने प्रांजलि को अबीर के बिस्तर पर चढ़ने में मदद की थी। हालांकि उसका लक्ष्य प्रांजलि को उसके बिस्तर में घुसने में मदद करना नहीं था, बल्कि प्रांजलि को अनदेखा करना था। तुम्हारा नहीं, लेकिन मैंने कल देखा कि तुमने ये ड्रिंक कल अबीर को दिया था। क्या मुझसे समझने में कोई गलती हुई थी? क्या मैंने कल कोई ड्रिंक ली थी? प्रांजलि ने पूछा। तुमने मुझे वो 2 ड्रिंक्स दिए, क्या तुमने नहीं दिए? प्रतिभा का दिल लगभग उसके गले तक आ गया था। उसने आश्चर्य से प्रांजलि को देखा। ये इतनी स्मार्ट कब बनी? न केवल वो जाल में न फंसी, बल्कि उसने प्रतिभा को फंसाने में भी कामयाबी हासिल की। प्रतिभा के माथे से ठंडा पसीना गिरने लगा। उसने फिर से प्रांजलि के कॉलर बोन पर चुंबन का निशान देखा। प्रतिभा ने अपने दांत पीस लिए और कहा, तुमने मुझे तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कहा था, क्या तुमने नहीं कहा था? प्रांजलि, मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त माना और तुमने। अबीर ने चील की तरह तेजी से प्रांजलि को देखा। निराश होकर प्रांजलि ने अपना जवाब पहले ही दे दिया था। एक अबीर की बचपन की प्यारी दोस्त थी और दूसरी उसकी नवविवाहित पत्नी, जिसके साथ उसने केवल 3 दिन बिताए थे। वो किस पर विश्वास करेगा? जवाब स्पष्ट था। सुलह करने की इच्छा रखते हुए प्रांजलि खड़ी हो गई। अबीर के भयंकर घूरने के बावजूद उसने कहा, मैंने क्या किया? आप अजीब हैं, एक नवविवाहित जोड़े के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अगर मुझे बेहतर पता नहीं था तो मुझे लगता कि आपके पास कुछ एजेंडा होगा। प्रतिभा अचानक पीली पड़ गई। क्या ये वही प्रांजलि थी, वही पुरानी वाली प्रांजलि? 3 दिन बाद वो इतनी कैसे बदल सकती थी? वो पहले से अधिक चतुर और बुद्धिमान बन गई थी। प्रतिभा से इस तरह उसका सवाल करना प्रतिभा को काफी नया सा लग रहा था। प्रांजलि का IQ तो कभी इतना नहीं था। क्या प्रतिभा गलती कर सकती थी? नहीं, कभी नहीं। ये बेवकूफ लड़की पहले ही डर गई होगी। आखिरकार अगर अबीर को लगता था कि प्रांजलि ने उसे ड्रग्स दिए थे, तो प्रांजलि के पास उसे जीतने का दूसरा मौका नहीं होगा। अबीर का सोचने का तरीका रहस्यमय था। कोई भी योजना, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी, उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी। पलक झपकते ही प्रतिभा के चेहरे पर अचानक एक खौफनाक मंजर आ गया। मेरा कोई एजेंडा कैसे हो सकता है? प्रांजलि, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये बहुत गलत है। प्रतिभा की आंखें लाल हो गई और उसके आंसू छलक पड़े। मैं केवल थोड़ा परेशान थी। अगर मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए कुछ कहा तो बस मुझे बताएं। उसने फिर अबीर को देखा और आंसू के साथ कहा, अबीर, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि अगर तुम किसी और से शादी करते हो तब भी हम पहले जैसे रह सकते हैं। हालांकि मुझे एहसास नहीं था। प्रांजलि को एक झटका लगा। क्या लड़की है? कुछ ही शब्दों के साथ प्रतिभा सब समझाने लगी थी, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारी प्रांजलि पर डाल दी। प्रतिभा ने फुर्ती से कहा, मैंने गलती से बोतल फोड़ दी। मैं नहीं चाहती कोई इसे देखे। मैं तुरंत इसे हटाती हूँ। ये बोलने में सुस्त लग रही थी। जैसे ही प्रतिभा टुकड़ों को उठाने लगी, उसने एक आवाज सुनी, खड़े हो जाओ। अबीर चीखा। प्रांजलि की ओर देखा और कहा, इसे साफ करो। कोई बात नहीं अबीर। प्रतिभा ने उसकी आंखों को चौड़ा करके देखा। प्रांजलि ने अंदर की ओर झांका और शर्मिंदा महसूस किया। तो प्रतिभा ने 5 साल पहले कुछ ऐसे ही खेल खेले थे। इस तरह के प्रतिद्वंदी के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालांकि अबीर ने प्रतिभा की तरफ देखा तक नहीं। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और कहा, तुम पहले यहां से जाओ। ये शादी वाला कमरा है। हालांकि अबीर अभी भी असभ्य था। प्रतिभा के प्रति उसका रवैया प्रांजलि की तुलना में बहुत बेहतर था। प्रतिभा रोमांचित थी। क्या वो उससे फिर से पहले जैसा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है? बेहद खुश महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, और वो कमरे से बाहर चली गई। अबीर के घुंघराले छोटे बाल अभी भी आकर्षक थे। उसने प्रांजलि की आंखों में बिना किसी भावना के देखा और जल्दी से वो कमरे में लौट आया। प्रांजलि दरवाजे के सामने खड़ी थी, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े देख रही थी। प्रतिभा, अबीर, मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए तुमसे बदला जरूर लूंगी। सब कुछ साफ करने के बाद प्रांजलि 10 बजे के बाद कमरे से बाहर चली गई।
एक अच्छी रात के बाद प्रांजलि को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। जब वह चल रही थी तब भी वो अपने पैरों को थरथराते हुए महसूस कर सकती थी। ओह, तुम अभी अभी उठी हो? वास्तव में तुम एक राजकुमारी बनने के लिए पैदा हुई हो। मेरी प्रतिभा के लिए ऐसा सौभाग्य नहीं है। ये एक तीखी आवाज थी। प्रांजलि ने देखा कि ये 40वें या 50 के दशक की महिला थी। एक अबीर की माँ उसके बगल वाली महिला से बात कर रही थी। उस टिप्पणी को सुनकर उसने असंतोष और अजीब तरह से प्रांजलि को देखा। बोलने वाली महिला बनर्जी परिवार की लंबी समय से पड़ोसी मिसेस गुप्ता थी, प्रतिभा की माँ। उन्होंने शुरू से सोचा था कि बनर्जी और गुप्ता निश्चित रूप से रिश्तेदार बन जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रांजलि बीच में आ जाएगी। तो अब मिसेस गुप्ता का परेशान होना स्वाभाविक था। अपने पिछले जीवन काल में मिसेस गुप्ता की इस टिप्पणी से उसे बहुत परेशानी हुई थी। वो खुद को बनर्जी परिवार की सभ्य बहू समझती थी। उस पर निशाना साधते हुए ऐसी टिप्पणी सुनकर वो तुरंत पागल हो गई और जवाब दिया, ये मेरा घर है। ये वही क्षण था जिसकी मिसेस गुप्ता को तलाश थी। उन्होंने फिर सभी महिलाओं को प्रांजलि पर उंगलियां उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे प्रांजलि और कम लोकप्रिय हो गई। उस घटना से सभी महिलाओं को पता चल गया कि बनर्जी परिवार में एक आलसी लड़की ब्याही गई है। ये इतना बुरा दौर था कि बनर्जी परिवार का अच्छा नाम बुरा पड़ गया था। ये प्रांजलि और प्रतिभा के बीच तुलना की शुरुआत भी थी, जिसका प्रांजलि को डर था। हालांकि इस जीवन काल में प्रांजलि वो गलती नहीं करेगी। टिप्पणी सुनकर प्रांजलि ने नीचे देखा और शर्माते हुए फुसफुसाया, मैं कल रात मैं बहुत देर से बिस्तर पर गई थी। मैं थक गई थी इसलिए। प्रांजलि के चेहरे पे ये रूप देखकर सोफे पर बैठी लड़की से मिलने के लिए इंतजार कर रही महिलाएं उसे समझ रही थी और उनके चेहरे पर खुशी थी। आज न केवल उसकी शादी को हुए 3रा दिन था, बल्कि मिसेस बनर्जी का जन्मदिन भी था, जो धूमधाम से हर साल मनाया जाता था। पर अभी सुबह थी। सभी मेहमान मिसेस बनर्जी के करीबी साथी और पड़ोसी थे, जो उनकी नई बहू से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे। तो ये है आपकी बहू? ये तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल। जब उन्होंने कहा कि वो जैन परिवार से थी तो मैंने सोचा, हाँ, मुझे एहसास नहीं था कि वो जैन परिवार की पोती होगी। ये अपनी माँ की तरह दिखती है। वो हमेशा से एक अनाथ रही थी। बड़े होकर उसके नाम के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वो 18 साल की थी तो उसके चाचा उसे वापस ले आए। तभी उसे पता चला कि वो देहरादून में एक प्रमुख परिवार से है। उसकी माँ सुषमा बिना शादी के ही गर्भवती हो गई थी और 18 साल पहले बिना किसी सूचना के गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो अभी भी जीवित है या नहीं। ये सोचकर मिसेस बनर्जी खुश नहीं दिखी और उन्होंने प्रांजलि की तरफ बेरुखी से देखा। प्रांजलि जानती थी कि मिसेस बनर्जी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रांजलि उसके बारे में बात करने के लिए महिलाओं पर मुस्कुराई। वो चुपचाप चली गई और उसने मिसेस बनर्जी को बुलाया। माँ, मिसेस बनर्जी लड़की से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे अभी भी कुछ लोगों के सामने बैठी थी। उन्होंने अपने असंतोष को वापस रखा और बिना किसी अभिव्यक्ति के सिर हिला दिया। आंटी जी, जन्मदिन मुबारक हो। ये प्रतिभा की आवाज थी। सबने देखा कि प्रतिभा ने एक बड़ा बॉक्स को पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। प्रतिभा सुंदर दिखती थी। उसकी भौहें नाजुक थी और उसकी आंखें काफी बड़ी थी। एक क्यूट नाक और तीखी छोटी ठुड्डी के साथ वो गुलाबी होंठ और स्माइली आंखों वाली एक डॉल की तरह लग रही थी। प्रतिभा को देखकर मिसेस बनर्जी तुरंत मुस्कुराई और कहा, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई? तुम अभी कुछ ही दिन पहले तो जालंधर से वापस आई हो। तुम्हें आराम करना चाहिए था। प्रतिभा ने क्यूट तरीके से अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ, पर आज आपका बर्थडे है। मैं इसे सिर्फ सोने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मुस्कुराई और मिसेस बनर्जी के पास गई। उसने कॉफी टेबल पर बड़े बॉक्स को महिलाओं के बीच रखा। ये क्या है? मैं इस बात की प्रशंसा करती हूँ कि प्रतिभा आपको हर साल एक उपहार देती है। हम भी पड़ोसी हैं, लेकिन प्रतिभा ने कभी हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि प्रतिभा आपकी बहू बनेगी। हालांकि
मिसेस जोशी के वाक्य पूरा करने से पहले मिसेस शर्मा ने उनके हाथ पर हाथ मारा। मिसेस जोशी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने अजीब तरह से प्रतिभा को देखा, बाद में शर्मिंदा महसूस किया। बहुत जल्द सबकी नजर प्रांजलि पर पड़ी, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। प्रांजलि ने सभी को देखा, मुस्कुराई और कहा, चलो मैं आपके लिए कुछ फल ले आती हूँ, आप बैठिए। कोई बात नहीं, ये तो नौकरानी कर देगी। मिसेस बैनर्जी ने अपनी मुस्कुराहट वापस लेते हुए कहा, बैठो, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी बहू से काम करवाती हूँ। यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, प्रांजलि एक नाजायज बेटी थी जिसके पिता अज्ञात थे। वो कैसे सबसे प्रमुख परिवार बैनर्जी परिवार में शादी कर सकती थी? ये शादी अबीर के दादा कैप्टन देव बैनर्जी की जिद और धमकियों की वजह से हुई, वरना तो बैनर्जी परिवार में कोई भी शादी के लिए राजी नहीं था। मिसेस बैनर्जी की नजर में प्रांजलि, उसकी शिक्षा या उसका परिवार उसके बेटे के लिए कोई मैच नहीं था। प्रांजलि ने चुपचाप बैठने के लिए जानबूझकर से बहुत दूर स्थान चुना। अपने पिछले जीवन काल में उसने इसे हल्के में लिया था और मिसेस बैनर्जी के पास बैठ गई थी। हालांकि उसे फिर बेइज्जती कर दूर बैठाया गया था, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुई और प्रतिभा से छुटकारा पाने के लिए वो दूर जाके बैठ गई थी। ये देखकर कि प्रांजलि अपनी जगह जानती है, मिसेस बैनर्जी कम उत्तेजित हो गई। उन्होंने झट से अपनी नजरें हटा ली और प्रतिभा द्वारा लाए गए बड़े बॉक्स को देखकर खुशी से मुस्कुराई। इस बार तुमने मेरे लिए क्या तैयारी की है प्रतिभा? तुम हर बार अपने गिफ्ट पर इतनी मेहनत करती हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिभा मुस्कुरा दी। मुझे आंटी के लिए उपहार तैयार करना पसंद है। आप सब एक बार देखिए। मिसेस बैनर्जी ने संकोच नहीं किया और ध्यान से लिपटे पैकेज को अनबॉक्स कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हर कोई साड़ी को देखकर अचंभित हो गया। इतनी सुंदर साड़ी, क्या वो कढ़ाई है? इतनी सुंदर। मिसेस बैनर्जी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन्हें तारीफ सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मिसेस गुप्ता ने उनसे बात करने का मौका लिया और कहा, मेरी प्रतिभा सबसे अच्छी ड्रेस मेकर है। उसका काम देखें, इसे बनाने में बहुत समय लगा। इस बात से वहां मौजूद महिलाओं को और धक्का लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित दिखे। प्रतिभा ने इसे खुद बनाया है? ऐसी होनहार लड़की? प्रतिभा शान से मुस्कुराई। उसने सभी की तारीफों पर सर हिलाया। मिसेस बैनर्जी ने आह भरी, इतनी बुरी किस्मत है। अगर प्रतिभा उनकी बहू होती तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर उन्होंने प्रांजलि को क्रोध से देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। प्रांजलि को साफ पता था कि मिसेस बैनर्जी क्या सोच रही थी। उसकी आंखों के नीचे सब कुछ उसके पिछले जीवन काल में हुआ था। हर कोई प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था और प्रांजलि उसके रास्ते का पत्थर बन गई थी। हालांकि इस समय, प्रांजलि, तुमने आंटी के लिए क्या उपहार तैयार किया? प्रतिभा ने वापस फोकस प्रांजलि पे ले लिया। वो खुशी से मुस्कुराई। हाँ, वास्तव में इस तरह का व्यवहार प्रांजलि को अन्य लोगों की आंखों में कम अजीब महसूस करने के लिए दयालुता का प्रमाण था। हालांकि प्रांजलि को पता था कि प्रतिभा केवल उसे मूर्ख बनाना चाहती थी। अपने पिछले जीवन काल में प्रांजलि सिर्फ अजीब तरह से मुस्कुराई थी जब प्रतिभा ने उसे दया दिखाई थी, क्योंकि उसका उपहार लग्जरी था जो बैनर्जी परिवार के लिए उसने तैयार किया था। प्रतिभा द्वारा हाथ से बनाई गई साड़ी से वो महंगा था, लेकिन कुछ खास नहीं था। अपने पिछले जीवन काल में जब उसने अपना उपहार सबके सामने दिखाया था, मिसेस गुप्ता ने टिप्पणी की थी, तुम बहू हो और तुम ये उपहार लाई हो। उसके बाद से वो सबकी नजर में बुरी बन गई थी। सभी ने प्रतिभा की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। मिसेस बैनर्जी अपनी बहू के बारे में और भी परेशान हो गई थी, जिसे उन्होंने कभी पसंद नहीं किया था। वे चाहती थी कि उनका बेटा इस महिला को तुरंत तलाक दे और प्रतिभा से शादी कर ले। अंत में प्रतिभा ने इस अजीब घड़ी को कम करने के लिए कुछ कहा। अफसोस की बात तो ये है कि पिछली प्रांजलि इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो फंसाई गई है। इसके बजाय वो प्रतिभा की आभारी थी। अपने पिछले जीवन में वो हमेशा सकारात्मक और दयालु रही, लोगों को बुरा मानने को तैयार नहीं।
हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी ऐसी मानसिकता ही थी जिससे वो इस तरह मजाक का कारण बनी। इस जीवन काल में वो फिर से वही गलती नहीं करेगी। एक मुस्कान के साथ प्रांजलि ने प्रतिभा को तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो हरे रंग की साड़ी पकड़ी जो मिसेस बैनर्जी देख रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, प्रतिभा, क्या तुम ओल्ड जालंधर संस्था से पढ़ी हो? प्रतिभा को उम्मीद नहीं थी कि प्रांजलि अचानक इस विषय को बदल देगी। वो उसके इस सवाल से हैरान रह गई। दूसरी ओर मिसेस गुप्ता अपनी बेटी की तुलना में कम विनम्र थी। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी प्रतिभा पढ़ी लिखी नहीं है? वो पढ़ाई के लिए जालंधर गई थी और ग्रेजुएशन करके कुछ ही दिन पहले आई है। प्रांजलि और भी हैरान थी। हालांकि मुझे लगता है ये ओल्ड जालंधर वाले ड्रेस मेकर का काम है। देखिए, नीचे थोड़ा सा कर्व है जो ड्रेस मेकर फैजल की अनूठी तकनीक है। प्रतिभा की मुस्कान फीकी पड़ गई। मिसेस गुप्ता ने प्रांजलि के हाथ पर हाथ मारा और कहा, तुम सारा दिन इसकी बढ़ाई करती हो। तुम अगर प्रतिभा की प्रशंसा करना चाहती हो तो बस इतना कह सकती हो, उसकी तकनीक तुमसे कहीं बेहतर है। मिसेस बैनर्जी भी थोड़ी परेशान थी। उन्होंने प्रांजलि को गुस्से से देखा और कहा, तुम क्या जानती हो? तुमने तो साड़ी के कई प्रकार भी नहीं देखे हैं और अब तुम कढ़ाई की बात कर रही हो। खुद को मूर्ख मत बनाओ। उन शब्दों को सुनकर प्रतिभा और भी प्रसन्न हुई। हालांकि वो नहीं जानती थी कि इस मूर्ख लड़की को कैसे पता चला। वैसे भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। जैसे कि उम्मीद थी, सभी महिलाएं प्रांजलि को देखने लगी। मिसेस शर्मा ने कहा, प्रतिभा ने तुम्हारी सास के लिए साड़ी बनाई है, उसमें इतनी मेहनत की है। तुम्हारा ये कहना अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुम अच्छी हो तो आप अपना खुद का उपहार भी बना सकती हो, लेकिन इस तरह दूसरों की बेइज्जती मत करो, ये शर्मनाक है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी सास तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, पर अब मुझे आखिरकार समझ आया, अगर मेरी ऐसी बहू होती तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती। कृपया ऐसे मत कहिए। प्रतिभा के चेहरे पर करुणा का भाव था। प्रांजलि के कहने का मतलब ये नहीं था। शायद उससे गलती हो गई थी। गलती हो गई? मिसेस गुप्ता की आवाज में आक्रोश था। गलती होने पर वो ऐसी बात कैसे कर सकती है? यदि उसके पास सबूत है तो वो बता सकती है। प्रांजलि ने मिसेस गुप्ता की तरफ देखा और कहा, मिसेस गुप्ता, ये वास्तव में ड्रेस मेकर फैजल की तकनीक है। मेरे पास इसका सबूत है। मिसेस गुप्ता ने कहा, मुझे लगा कि जैन परिवार तुम्हें वापस ले जाए और 2 साल बिताए ताकि तुम्हें कुछ शिक्षा दी जा सके। हालांकि अब मुझे पता है कि गटर से निकली मैल को कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। उनके शब्द अपमानजनक थे। सारी महिलाएं शांत हो गई। एक दूसरे को देखकर उन्हें लगा कि माहौल अजीब हो गया है। शब्द इतने भयानक थे कि हर कोई प्रांजलि को देखने लगा। प्रांजलि का चेहरा लटक गया। सभी को लगा कि प्रांजलि नाराज होगी। आखिरकार कोई भी इस तरह के भयानक शब्दों को नहीं सुन सकता था। इसके अलावा प्रांजलि अपने तेज गुस्से वाले स्वभाव से जानी जाती थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। प्रांजलि ने मिसेस गुप्ता की तरफ देखा और सर हिलाया। ये सच है कि नाली से निकली मैल को पढ़ाया नहीं जा सकता, पर जब एक महिला चोर होती है, मुझे यकीन है कि उसके बच्चे भी चोरी करेंगे। ये सुनकर मिसेस गुप्ता ने अचानक अपनी बात बदल दी। जब वो छोटी थी उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। हालांकि उसने प्रतिभा के पिता से शादी करने के बाद उसे अपने जीवन से इस हिस्से को हटा देना चाहिए था। इस मूर्ख लड़की को कैसे पता चला? उसने महिलाओं को देखा जो असमंजस में थी। जाहिर है कोई नहीं जानता था कि प्रांजलि किस बारे में बात कर रही थी। अपने सदमे और गुस्से को दबाते हुए मिसेस गुप्ता ने प्रांजलि को देखा और चिल्लाई, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास प्रमाण है कि ये साड़ी प्रतिभा के बजाय गोल्ड देहरादून वाले ड्रेस मेकर फैजल द्वारा बनाई गई है। प्रांजलि ने स्पष्ट रूप से कहा। प्रतिभा ने, प्रांजलि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे पता है कि तुम इस बात से दुखी हो कि आंटी मुझे ज्यादा पसंद करती हैं, पर झूठ तो मत बोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने चीजों को बनाया है या नहीं। प्रांजलि ने उसे बेरुखी से देखा। प्रतिभा ने उसकी आंखों को देखा और अचानक घबरा गई। उस पल में प्रांजलि की आंखों से कुछ निकलता दिख रहा था जो प्रतिभा को चुभा। ये नफरत थी, वो घृणा थी, बहुत गहरी घृणा। हालांकि जब प्रतिभा ने फिर से देखा तब उसे कुछ नहीं दिख रहा था, मानो सब कुछ बस उसका एक भ्रम था।
या ये क्या था? प्रांजलि ने प्रतिभा का दिल दुखने के बजाय शांति से कहा, फैजल की पत्नी अरबी है, उनके नाम का मतलब खुशी है, इसलिए हर बार जब वे कपड़ा पूरा करते हैं तो वे कपड़े के अंदर हस्ताक्षर छोड़ देते हैं, जिसका मतलब अरबी में खुशी होता है। जैसे तुम अरबी जानती हो, मिसेस गुप्ता ने खांसते हुए कहा। ये देखने के लिए कि क्या मैं झांसा दे रही हूँ, प्रांजलि ने कपड़ा ऊपर किया। उस पर काले अक्षरों को देखकर मिसेस गुप्ता ने तुरंत कहा, ये सरल कढ़ाई से अधिक है। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि ये अरबी है? प्रांजलि ने उस सवाल को आते देखा और ललिता को पुकारा। ललिता नौकरानी प्रांजलि को इतना शांत देखकर दंग रह गई। अचानक बुलाते ही उसने तुरंत जवाब दिया, आई, क्या आप मेरे लिए अबीर को बुला सकती हैं? उसने मिसेस बैनर्जी की ओर देखा। आप भले मुझ पर विश्वास न करें, हालांकि आपको अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए। वो तो 8 भाषाओं को जानते हैं और शायद अरबी उनमें से एक है। हम अगर ये उन्हें बताए तो? मिसेस गुप्ता फफक कर रो पड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरी प्रतिभा झूठ बोल रही है? प्रांजलि ने कहा, मुझे नहीं पता कि उसने झूठ बोला या नहीं, हालांकि ये निश्चित रूप से फैजल का काम है। उसे भूल जाओ माँ। प्रांजलि, ये एक छोटा सा मामला था, तुम्हें इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? यदि तुम्हारा मानना है कि ये सच है तो चलो इसे मान लेते हैं। नहीं, प्रांजलि का दिल कांप रहा था। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ के शब्द वाकई बहुत दुखदाई थे। प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माँ पर एक गुस्से भरी नजर डाली। सभी ने सुना कि मिसेस गुप्ता ने क्या कहा और कितना बुरा कहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि प्रांजलि को दोष देना है। यहाँ तक कि मिसेस बैनर्जी को भी थोड़ा धक्का लगा। चाहे वो प्रांजलि को कितना भी नापसंद करे, प्रांजलि अभी भी उनकी बहू थी। जब प्रांजलि को इस तरह डांटा गया तो वो हार गई। अगर मैं सही साबित होती हूँ तो मिसेस गुप्ता, आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। मिसेस गुप्ता ने परेशान होकर कहा, किस लिए? आपकी हिम्मत नहीं है क्या? आपको डर है कि मैं आपके झूठ को उजागर करूंगी, है ना? मिसेस गुप्ता बेहद परेशान थी। यदि वो जोर नहीं देती तो ललिता अबीर को बुला लेती, तो वो स्वीकार कर लेती कि वो झूठ बोल रही है। इस तरह न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि गुप्ता परिवार और प्रतिभा की प्रतिष्ठा सभी को नुकसान होता। हालांकि अगर अबीर ने आकर इस शब्द को अरबी में खुशी बताया तो? प्रांजलि ने कहा था कि अबीर 8 भाषाओं को जानते थे, हालांकि अरबी उनमें से एक नहीं हुई तो? मिसेस गुप्ता ने दांत पीसकर चिल्लाया, बकवास, कौन डरता है? फिर अबीर को बुलाओ। मिसेस बैनर्जी ने आखिर कहा, देखिए कि ये सच है ताकि अपना जवाब दे सकें। मिसेस बैनर्जी की आवाज ठंडी थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वो प्रांजलि से बात कर रही हैं या मिसेस गुप्ता से। ललिता ने सिर हिलाया और अबीर को बुलाने चली गई। जब अबीर बाहर आए तो उन्होंने कुछ कैजुअल पहना हुआ था, एक ग्रेवी गर्दन वाली टी शर्ट और सफेद पैंट, जिससे वो लंबे और सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अपने होंठ चबाए और ऊपर चले गए। सबको चुप देखकर उसने अपनी भौहें उठाई और प्रतिभा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। उसने प्रांजलि को पहली नजर में नहीं देखा, लेकिन प्रतिभा को देख लिया। प्रांजलि को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। प्रतिभा ने परेशान होकर बोलने की कोशिश की। हालांकि उसके शुरू होने से पहले ही मिसेस बैनर्जी ने अबीर को पास बुलाया और कहा, अबीर, इस कढ़ाई को देखने के लिए यहाँ आओगे? अबीर ने अपनी नजर घुमाई और ऊपर चला गया। उसने प्रांजलि को हैरानी से देखा। उसका चेहरा उदास और नाराज था। उसने सोचा कि वो सुंदर थी, हालांकि प्रतिभा के रूप में चमक नहीं थी। साड़ी देखने से पहले उसकी आंखें एक पल के लिए झुक गई। बताओ माँ, क्या ये अरबी है? उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये अरबी है। इसका अर्थ है खुशी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, प्रांजलि की आंखें अचानक गीली हो गई और वो भावनाओं से पिघल गई। दूसरी ओर मिसेस गुप्ता पीली पड़ गई। महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, प्रांजलि के बारे में खेद और दया महसूस की। हालांकि मिसेस गुप्ता और प्रतिभा पर उनका जो रूप था वो और भी जटिल था। ये क्या है? अबीर को अब भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। प्रांजलि को आंसू बहाते देख वो थोड़ा सहम गया।
प्रांजलि ने टकटकी लगाकर उसे देखा और उठ खड़ी हुई। एकाएक उनकी आंखें मिली। अबीर की आंखें हमेशा से ठंडी और गहरी थी। प्रांजलि ने कभी किसी की आंखों को इतना ठंडा और शांत नहीं देखा था। वो ऐसा था मानो एक विशालकाय पहाड़ उसके सामने गिर गया हो, फिर भी वो नहीं हिला। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। वो हमेशा शांत और रहस्यमयी था। ये वही आंखें थी जिसमें उसने खुद को पिछले जीवन में डुबो दिया था, जो दर्द से भरा था। हालांकि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। वो इस बार उसे प्यार नहीं करेगी। उसकी इस नजर से बचते हुए प्रांजलि ने मिसेस गुप्ता से पूछा, मिसेस गुप्ता, क्या आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? मिसेस गुप्ता बहुत खुश नहीं दिखी, लेकिन प्रतिभा जो उनके पीछे खड़ी थी, वो मिसेस गुप्ता के पास गई और मिसेस गुप्ता से कहा, मुझे क्षमा करें माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। जैसे ही उसने माफी मांगी, महिलाओं ने उसे गुस्से से देखा। मिसेस बैनर्जी स्पष्ट रूप से हैरान थी। वो विश्वास करने में असमर्थ थी कि प्रतिभा कुछ ऐसा करेगी। प्रतिभा के चेहरे पर ग्लानि आ गई। उसने कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी एक फेमस ड्रेसमेकर थी। वो चाहती थी कि मैं आंटी के लिए साड़ी बना सकूं। हालांकि मैंने विदेश में इतने साल बिताए कि मैं भूल गई कि मेरी दादी ने मुझे क्या सिखाया है। जब मैं घर पर थी, मैं केवल दादी के खातिर नाटक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको गुमराह कर दूंगी। मैं आंटी को बाद में समझा देना चाहती थी, लेकिन प्रांजलि। ये वही है, मिसेस बैनर्जी के दोस्तों में से एक ने सिर हिलाकर कहा। बूढ़ी मिसेस गुप्ता अब कमजोर है। प्रतिभा एक अच्छी बच्ची है, उन्हें निराश नहीं करने की कोशिश कर रही है। प्रतिभा ने नीचे देखा। उसने सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार की। मुझे समय पर ना समझाने के लिए खेद है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बाद में समझाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि प्रांजलि इतनी ज्यादा इस बात में इतनी गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह के विचार पे ध्यान दो, ये बेकसूर है, मिसेस गुप्ता ने काटते हुए कहा। जैन परिवार ने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया है। आखिरकार हो एक नाजायज बेटी। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर बैनर्जी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे थे। उनकी नजर में प्रतिभा वही थी जिसकी शादी अबीर से होनी चाहिए थी। मिसेस बैनर्जी भी खुश नहीं दिखी। वो उसकी बहू थी। भले ही वो प्रांजलि को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मिसेस गुप्ता प्रांजलि को डांटते हुए उन्हें कोई आभास नहीं दे रही थी। ऐसा लगता है कि आप सब मेरी राय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, एक ऊर्जा से भरी पुरानी आवाज ने कहा। सभी लोग चौंक गए। पीछे मुड़ के देखा। मिस्टर बैनर्जी, बैनर्जी, दादाजी। एक बूढ़ा आदमी अंदर चला आया। वो अपने 60 के दशक में थे, लेकिन उनकी पीठ सीधी थी। उनकी चाल अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, जैसे कि राष्ट्र सीमा पर तैनात एक सैनिक की होती है। वो उन लोगों में से एक थे जिन्हें प्रांजलि सबसे अधिक सम्मान देती थी। वो इस घर के मालिक मिस्टर बैनर्जी थे। उन्हें देखकर प्रांजलि ने अपनी कमर सीधी कर ली। वो उसकी आदत थी। प्रांजलि को नहीं पता था कि उसकी इस हरकत ने अबीर की आंखों को और भी गहरा कर दिया था। मिस्टर बैनर्जी की आवाज सुनकर मिसेस गुप्ता का गोल चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अजीब महसूस किया और जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर बैनर्जी, मैं केवल ऐसे ही कह रही हूँ। कृपया इसे गंभीरता से न लें। मुझे कैसे पता होगा कि आप क्या सोचते हैं? प्रांजलि ने अंदर की तरफ सर हिलाया। प्रांजलि का सामना करते समय मिसेस गुप्ता इतनी अभिमानी थी कि वो खुद को नियंत्रित भी नहीं कर पाती थी। हालांकि दादाजी का सामना करते समय मिसेस गुप्ता थोड़ा डर गई। ऐसे ही बोला, आप बहू को शर्मिंदा कर रही थीं। वही बहू जिसे मैंने अपने पड़पोते के लिए चुना है। अगर मैं आपको सही से नहीं जानता तो मुझे लगता कि आप मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी आवाज मध्यम थी, लेकिन शब्दों में बहुत अधिक वजन था। इस तरह के शब्दों ने मिसेस गुप्ता को तुरंत भयभीत कर दिया। जब वो समझाने वाली थी तो हाथों की एक जोड़ी ने उन्हें पकड़ लिया। प्रतिभा ने अपनी माँ के हाथों को नीचे कर लिया और मिस्टर बैनर्जी से कहा, दादाजी, लंबे समय से आपको देखा नहीं। बैनर्जी ने उसकी ओर बस देखा और अपनी आंखें प्रांजलि की ओर फेर ली। प्रांजलि को देखते ही उनका बूढ़ा चेहरा अचानक खुश हो गया। बहू, दादाजी के पास आओ। बहू, ये सुने हुए उसे बहुत समय हो गया था।
जब से प्रतिभा उसे तंग करती है और उस पर संदेह करती है, उसने कभी भी दादाजी को इस तरह से उसे बुलाते हुए नहीं सुना था। कम से कम 2 साल हो गए थे। प्रांजलि की आंखें गीली हो गई। वो उनके पास गई और बोली, दादाजी, अच्छी लड़की। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी झुर्रियों को मोड़ते हुए कहा। वो इतने अच्छे थे कि लोगों को उनसे बात करना मुश्किल लगता था। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? क्या तुम पुराने घर में सोती हो? प्रांजलि ने एक बिल्ली के बच्चे की तरह नम्रता से सिर हिलाया। चलो अच्छा है। क्या तुम्हें कोई इस परिवार में परेशान कर रहा है? नहीं, हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा है। कोई भी मुझे तंग नहीं करता, प्रांजलि ने प्यार से उत्तर दिया। मिस्टर बैनर्जी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें तंग करे तो बस दादाजी को बता देना। न केवल परिवार के भीतर बल्कि बाहरी लोग करें तब भी। उपस्थित सभी लोग स्मार्ट थे, इसलिए वे सभी समझ गए कि मिस्टर बैनर्जी का क्या मतलब है। श्रीमती गुप्ता और भी तीखी हो गई। उनकी तरफ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, घर में अबीर, मैं हूं, आप निश्चिंत रहें। देव बैनर्जी ने उसकी बात सुनी, उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम ऐसा सोचती हो तो ये सबसे अच्छा होगा। प्रतिभा की मुस्कान फीकी पड़ गई, जैसे कि वो कुछ और कहने वाली थी। मिस्टर बैनर्जी ने अचानक अबीर को देखा जो चुप हो गया था। उन्होंने कहा, अबीर। इस आवाज ने प्रतिभा को उसके शब्दों को निगलने के लिए मजबूर कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसे वैसे भी कहना चाहिए। ये बहुत अजीब था। दादाजी, अबीर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे लगता था कि वो एक भगवान था जो हर चीज के प्रति उदासीन था। मिस्टर बैनर्जी की आवाज सुनकर अबीर फिर से कमरे में आया। अगर मैं सही ढंग से याद करता हूँ तो आज तुम्हारी शादी का 3रा दिन होना चाहिए। क्या तुम अपनी पत्नी को उसके परिवार से मिलने नहीं ले जा रहे? अपने होठों को सहलाते हुए अबीर को जवाब देना पड़ा। हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अनुमान लगाना बंद करो, मिस्टर बैनर्जी ने उसे कंधे पर थपथपाते हुए कहा। बैनर्जी परिवार का सिर मत झुकने देना। अबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला, प्रांजलि की तरफ देखा और धीरे से वापस अपने कमरे में चला गया। महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। वे बता सकती थीं कि मिस्टर बैनर्जी प्रांजलि की बहुत रक्षा करते थे। इसके अलावा उन्होंने देखा कि उन्हें प्रतिभा पसंद नहीं थी। सार्वजनिक रूप से मिस्टर बैनर्जी ने मिसेस गुप्ता और प्रतिभा को फटकार लगाई, बल्कि जैन परिवार की नाजायज बेटी का पूरी तरह से समर्थन किया। अगर ये बात फैल जाती तो कोई भी प्रांजलि को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा और सभी को उसका सम्मान करना पड़ेगा। आखिरकार दादाजी का नाम बैनर्जी परिवार की प्रतिष्ठा से भी अधिक डरावना था। आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, क्या तुमने कोई उपहार तैयार नहीं किया? मिस्टर बैनर्जी ने कहा। प्रांजलि ने सिर हिलाया और जल्दी से कमरे में वापस चली गई। उपहारों को जैन परिवार ने अपने दहेज के हिस्से के रूप में तैयार किया था। वो उसके बेडरूम की अलमारी में था। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि अबीर शर्टलेस होकर शर्ट ढूंढ रहा था। प्रांजलि शर्मा गई और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी से उपहार के साथ कमरे में चली गई। वो जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही थी। जैसे ही वो उपहार लेकर मुड़ती है तो वो अचानक एक दीवार से टकरा जाती है। प्रांजलि चिल्लाई और उसने वापस कदम रखा। हालांकि कमरा छोटा था और वो अनजाने में गिरते हुए उस पर फिसल गई। हालांकि जब प्रांजलि को लगा कि वो मुश्किल से गिरने वाली है तो उसकी कमर के पीछे एक लंबा हाथ दिखाई दिया। एक अनजाने पुरुष ने उसे पकड़ लिया था। प्रांजलि ने अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया और अपनी कमर पर उस आदमी का तापमान महसूस किया। वो उसे पकड़े हुए था। मधु जिम्मेदारियों से घिरी संस्कारी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसकी दुनिया उसके घर वाले थे। पर जब उसकी मुलाकात करण से होती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरानी की बात है, बिना कहे मोहब्बत का एहसास दोनों को है। करण के अतीत की वजह से क्या दोनों एक हो पाएंगे? क्या होगा इनका प्यार मुकम्मल? क्या था मंजूर महादेव को
इन दोनों के लिए। डियर लवली लिसनर्स, जल्दी से सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक अनस्पोकन लव स्टोरी तेरे इश्क पर जा कुर्बान, ओनली ऑन पॉकेट FM। प्रांजलि मुग्ध महसूस कर रही थी, लेकिन फिर वो होश में आ गई। उसने अपनी पीठ को सीधा किया और अबीर को धक्का दे दिया। उसकी त्वचा को छूती ही वो अचानक शर्मा गई। ये आदमी कैसा है? उसके पास न केवल एक सुंदर चेहरा था, बल्कि मुलायम त्वचा भी थी, जिसके लिए कई लोग मरते थे। उसने सिर को जोर से हिलाते हुए उन विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने जल्दी से अपनी आंखों को दूर ले जाकर ऊपर देखा। उसने अबीर की आंखों को देखा। किसी कारण के लिए प्रांजलि ने खुद से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक उपहार है, तुम रुको। हालांकि जैसे ही प्रांजलि दौड़ने वाली थी, तभी किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए। जाओ जाओ। अबीर की आवाज गहरी और मधुर थी, जैसे अच्छी तरह से तैयार गर्म कॉफी का एक कप। प्रांजलि को उसने पकड़ लिया और दीवार की तरफ धकेल दिया। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई। प्रांजलि ने सामने वाले आदमी को देखा और आश्चर्य से भर गई। तुमने मुझे करते रहने के लिए कहा था। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या करना चाहता था? उसकी आवाज इतनी नशीली थी कि प्रांजलि का दिल पसीज गया। लोगों का कहना है कि एक आदमी में बढ़ती हुई बेताबी बहुत कामुक होती है। वो अन्य महिलाओं के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी। अबीर की गहरी आंखों को देखते हुए प्रांजलि ने डरते हुए कहा, क्या तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो? उसे पहले अपने शरीर को ढकना होगा। सौभाग्य से प्रांजलि की उम्र उसके स्वरूप से 5 साल बड़ी थी। अगर वो पहले होता तो वो उसे छोड़ देती। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर एक अनपेक्षित रूप नजर आने लगा। अबीर ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हाथ फेरा और कहा, तुम जानना चाहती हो? उसे छूने की इच्छा को रोकते हुए प्रांजलि ने सिर हिलाया, अपने हाथों को दूर ले गई और कहा, मैं मां को फाड़ देने जा रही हूं। उसने लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं जताई। उसने भी आसानी से दरवाजा बंद कर लिया। अबीर ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसके करीब लगे एक आईने पर झांका। आईने में दिखने वाला आदमी सुंदर और फिट था। अगर यहां प्रांजलि होती तो जिस पल वो दीवार के खिलाफ झुक जाती थी और कहती, हम पति पत्नी हैं और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पर अब क्या वो उसका ढोंग कर रही थी? हालांकि वो बहुत वास्तविक लग रहा था। यह हो सकता है कि वो कौन थी? कैसे उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आया था? उसने अपना ध्यान वापस अपनी कमरे की ओर किया। प्रांजलि को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे पहले से ही शक था। उसने मां को गिफ्ट दिया। जब वो फिर से कमरे में दिखाई दी तो हर कोई उसे देख रहा था। इसे स्वाभाविक बनाने की कोशिश करते हुए प्रांजलि वापस बाहर चली गई। मिसेस बैनर्जी ने प्रांजलि को प्रसन्न नजर से देखा। वो खुश थी कि बहू ने अपने दादा के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं किया। दादाजी, माँ, प्रांजलि ने आवाज दी और मेज पर एक बड़ा बॉक्स रखा और फिर देव बैनर्जी के सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा। दादाजी, मेरे चाचा ने मुझे इसे आपके पास लाने के लिए कहा। हम आपकी लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करते हैं। मिस्टर बैनर्जी ने ज्यादा प्रक्रिया नहीं दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे लिए भी एक उपहार तैयार किया है। मेरी तरफ से अपने चाचा को धन्यवाद देना। बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए उपहार प्रस्तुत करने का क्रम दादाजी से उनकी सास तक होना चाहिए था। प्रांजलि ने उनकी मुस्कान देखी और उसकी आंखों में एक अनजानी सी झलक थी। ये पेन उसके चाचा की नहीं, बल्कि खुद उसकी खुद की तरफ से थी। पहले जब वो प्रतिभा के साथ खरीदारी कर रही थी तो उसे ये पेन बेहद पसंद आया था, इसलिए प्रतिभा ने उसे खरीदने का आग्रह किया। उसने इस पर 1000 रुपए से अधिक खर्च किए थे, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया।
हालांकि बाद में प्रतिभा ने प्रांजलि के इतने खर्चे की बहुत आलोचना की, जिससे कई लोग प्रांजलि को खर्चीली समझने लगे। अब वो इस पेन को दादाजी को देने जा रही थी। ये प्रतिभा के लिए एक तमाचे समान था। प्रतिभा के बारे में वो क्या जानती थी, उसके आधार पर प्रतिभा ने आश्चर्यचकित होकर देखा और कहा, क्या ये वो पेन नहीं है जिसे तुमने मेरे साथ खरीदा था जब मैं वापस आई थी? ये तुम्हारे चाचा का कैसे हुआ? निसंदेह प्रतिभा जैसी इस मौके को किसी भी हालत में जाने नहीं देती। हालांकि ये वही था जो प्रांजलि चाहती थी। प्रांजलि ने शर्म आकर हकलाने का नाटक किया। ये देखकर प्रतिभा ने तुरंत कहा, शायद मुझे गलतफहमी हुई है। ये सिर्फ उसके जैसा दिखने वाला पेन है और वो नहीं जिसके लिए तुमने 1000 से अधिक रुपए खर्च किए थे। 1000 रुपए से अधिक एक झटके में। ये शब्द सुनकर मिसेस बैनर्जी और मिस्टर बैनर्जी दोनों थोड़े सिहर गए। प्रांजलि ने तुरंत अपना सिर हिलाया। एक झटके में? नहीं, मैंने इसे पैसे जोड़कर खरीदा है। तुरंत उसने अफसोस जाहिर करते हुए अपना मुंह ढक लिया। प्रतिभा ने यह सुना और प्रांजलि को दोषी ठहराया। प्रांजलि, तुम क्यों? हालांकि प्रतिभा वहीं रुक गई। उसने लोगों को कल्पना करने के लिए और भी अधिक छोड़ दिया। प्रांजलि को मानना पड़ा कि ये चाल काम कर गई। हालांकि यही प्रांजलि के लिए काम नहीं कर रहा था। प्रांजलि घबराई और फुसफुसाई, मैं। मिस्टर बैनर्जी ने प्रांजलि को गहराई से देखा और पैकेज खोलना शुरू कर दिया। एक ब्लैक पेन छूने पर ठंडा और भारी, कलम पर हर जगह डायमंड जड़े थे, जिससे वो और भी शानदार दिख रहा था। मिस्टर बैनर्जी खुशी से मुस्कुराए और कहा, बहुत प्यारा, मुझे खुशी है तुमने इसे चुना। प्रांजलि ने सिर हिलाया, शर्माते हुए कहा, ये डिजाइन सरल दिखता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक विचार है। ये इतना सरल और सुंदर है कि मुझे लगता है ये दादाजी के लिए बिल्कुल सही है। यही कारण है कि मैं। उसने मिस्टर बैनर्जी के चेहरे पर और अधिक मुस्कुराहट ला दी। तुम ये उपहार दे रही हो? इसमें तुम्हें अपने चाचा का नाम का उपयोग क्यों किया? इतने लोगों के सामने झूठ बोला। तुमने बैनर्जी परिवार का अपमान किया है। मिसेस गुप्ता ने तने अवमानना के साथ प्रांजलि को देखा। क्योंकि मैं जानती हूं कि दादाजी थोड़ा कंजूस हैं। अगर उन्हें पता होता कि मैंने पेन पर इतना खर्चा किया है तो वो नाराज हो जाते। इसलिए मैंने अपने चाचा का जिक्र किया, जो वैसे भी नहीं जानते होंगे। प्रांजलि ने अपनी जीभ बाहर निकाली और देव बैनर्जी की तरफ देखा। दादाजी, आप गुस्सा तो नहीं ना? क्या आप हैं? ओह बहू, मिस्टर बैनर्जी ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अन्य लोगों की उपलब्धियों को अपने नाम से लेते हैं, और तुम इसका विपरीत करती हो। देव बैनर्जी के शब्दों ने सभी महिलाओं को साड़ी वाली घटना की याद दिला दी और सभी ने प्रतिभा को अचानक अजीब तरीके से देखा। प्रतिभा ने उसकी मुट्ठी दबाई और मुस्कुरा दी। हालांकि मुस्कुराहट बिल्कुल झूठी थी। जैसे कि लोग टिप्पणी कर रहे थे, देव बैनर्जी ने नाराजगी का नाटक किया और कहा, बस इस बार मैं इस उपहार को ले लूंगा। मुझे फिर से इस स्थिति में मत डालना। प्रांजलि ने सिर हिलाया और देखा कि बेडरूम से एक लंबा आदमी आ रहा है। अबीर के बाहर निकलते ही उसने प्रांजलि की मुस्कान को पकड़ लिया। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा जवान था, फूल की तरह खिल गया था। प्रांजलि को लग रहा था कि उसके चारों ओर एक सुंदर छाया गई है। सुंदर। उस पल अबीर ने यही सोचा था। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। चलो चलते हैं। जैसे कि अबीर ने ये कहा, वो पहले ही गेट की तरफ चल चुके थे। इतना अजीब कि मानो वो अपनी नवविवाहित पत्नी से बात नहीं कर रहा था। प्रतिभा ने थोड़ी राहत महसूस की प्रांजलि को उत्तेजक ढंग से देखते हुए। प्रतिभा को लगा कि कल रात की उसकी चाल काम कर गई। अगर वो इसमें और प्रयास करती तो प्रांजलि की फिर कभी अबीर के सामने नहीं चलेगी। चाहे ये बेवकूफ लड़की कितना भी प्रयास कर ले, ये व्यर्थ होगा।
आखिरकार ये अबीर था जिससे उसने शादी की थी, न ही देव बैनर्जी। प्रतिभा जल्द या बाद में अबीर की पत्नी बन जाएगी। अबीर को इस तरह व्यवहार करते देख देव बैनर्जी ने आह भरी। ऐसा लगता था कि इस युवा जोड़ी को एक दूसरे से परिचित होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मिसेस बैनर्जी से क्षमा मांगते हुए उसने कहा, मां, क्षमा करें, आपका उपहार। जाओ। मिसेस बैनर्जी की आंखों में मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्होंने प्रांजलि के बारे में अपनी राय बदल दी थी। ऐसा लगता था कि ये बहू उतनी बुरी नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। अबीर ने ड्राइवर को नहीं लिया, खुद गेट के सामने एक गाड़ी लेके आ गया, जहां प्रांजलि उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और शब्द भी नहीं कहा। ये जानकर कि वो उसे पसंद नहीं करते, प्रांजलि भी चुप रही। अपने पिछले जीवन काल में पुराने घर में वो प्रतिभा के उकसाने पर अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने सबके सामने अपनी इज्जत खो दी थी, और ये बैनर्जी घराने के लिए शर्म की बात थी। मिस्टर बैनर्जी ने कमरे में प्रवेश भी नहीं किया था, और प्रांजलि को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दादाजी जानते थे कि क्या हुआ था। इस बारे में सोचकर उसे समझ आया कि शायद इसीलिए देव बैनर्जी ने अबीर को उसके मायके परिवार के साथ जाने के लिए मना किया था। अंत में जब जैन परिवार ने विशेष रूप से प्रांजलि को बुलाने के लिए फोन किया, तो उसे याद आया कि उसे उस दिन जैन परिवार के यहाँ जाना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके मायके परिवार में उसका दर्जा और भी नीचा हो गया था। उसके चाचा और चाची ने उस पर बहुत दबाव डाला था, और उसका ये समय बहुत कठिन था। अबीर के कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद प्रांजलि को अचानक पता चला कि अबीर सीधे जैन परिवार के यहाँ नहीं जा रहा था, बल्कि एक शॉपिंग मॉल के सामने रुक गया। चलो चलते हैं, अबीर ने बिना किसी अभिव्यक्ति के कहा। प्रांजलि निराश हो गई। हालांकि ये उसे पता था, दादाजी ने जो कहा था अबीर ने वो नहीं किया। जब तक वो दादाजी को बेवकूफ बना सकता था, तब तक वो बनाने वाला था। ये सोचकर प्रांजलि को थोड़ा बुरा लगा। खुद को संभालते हुए वो दरवाजे के लिए पहुंची।